Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. So guys, अब हमारे चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 कवर करने का नंबर है और आई होप आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और इसी के साथ ये देखिए कि पिछली वीडियो हमने H.J. खांडेकर ने की संबोधन के साथ हमने वीडियो ख़त्म की थी। अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय के बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होते जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका इस उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे ऊपर होने चाहिए। मानना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी तो वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। और कई अन्य सदस्यों का मानना कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का बोलना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। और मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान मतलब टैक्सेशन, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और व्यवस्था जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। और समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। मतलब गाइस, हम इसको एक तरह से ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो है राज्य का, ठीक है, ये है केंद्र का, और जो इनके बीच वाला एरिया है ये है समवर्ती सूची। ठीक है गाइस। संविधान सभा में भाषा पर बहुत तीखी बहस हुई। कई लोग मानते थे कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णामाचारी इम्पोर्टेंट दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने आखिरी भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है ये बोला। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर, गरीब, ऊंची और नीची जातियों का
फासला अपने आप खत्म नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक व आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, राज्यों का गठन कैसे किया जाए। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना एक अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कुछ किया ही नहीं, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं, दो राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़ाई जानी चाहिए। उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वादे से पीछे हट रहे थे। इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हो गया। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठा भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए तो लोगों ने काले झंडे तक दिखा दिए और बोले, हमें आंध्र चाहिए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए बैठ गए भूख हड़ताल पर। और जैसे जैसे अनशन बढ़ा, श्री रामुलु के समर्थन में लोग भी आने लगे आगे। और 58 दिनों के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का हो गया देहांत। जैसा कि एक अखबार में लिखा हुआ था कि श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर और विरोध था इतना बढ़ा कि केंद्र को मानना ही पड़ा। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नया राज्य गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा अलग राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या फिर हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। और गाइस, ये देखिए, ये मैप दे रखा है भाषाई राज्यों का गठन
दरअसल 14 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत कैसा था। ये है रियासतों का कलर और ये है ब्रिटिश भारत का। ठीक है, एक बार आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये मैप बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स गेन करने के लिए। और देखिए गाइज, ये है एक दूसरा मैप, 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और एक छोटी सी डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें हो गई ख़त्म। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा। इसलिए 1947 और 48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और गाइस, ये रहा मैप 1975 के भारत का। इसको तो बहुत अच्छे से देख ही लीजिएगा, क्योंकि ये वो मैप है जो आप सिर्फ कुछ टाइम पहले तक ही बनाते थे, क्योंकि उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए ना। जम्मू और कश्मीर का पार्टीशन हो गया थोड़ा सा अलग अलग, इधर दादरा और नगर हवेली की साइड से भी हो गया है। ठीक है, ठीक है गाइस, सो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। टिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।